जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडियो में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम केमिस्ट्री की सीरीज आपके लिए लेके आए हैं जो कि मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों के लिए रहने वाली है। बहुत ही जल्द हम आपके लिए मेडिकल का कंटेंट भी लेके आएंगे। हमारी प्लेलिस्ट में आपको मेडिकल का कंटेंट भी मिल जाएगा। तो आज हम पढ़ने वाले थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये प्लस वन का एक टॉपिक है जो कि फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड रहता है, पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में एचपी टैट में पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो भी आपके लिए यूजफुल रहने वाली है। हमारा टारगेट जो रहने वाला है वो रहने वाला है 30 आउट ऑफ 30। आपके 30 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री के और 30 में से 30 आपके सही होने चाहिए। इस टारगेट को हम अचीव करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें हम पढ़ने वाले क्या हैं। हम सबसे पहले इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग के बारे में आपको बताएंगे। उसका वर्क, हीट एंड एनर्जी के बारे में बताएंगे। एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बन जाता है। स्टेट फंक्शन के बारे में बताएंगे। फर्स्ट लॉ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, यही मैं आपको बता दूंगा क्या क्या इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। मेजरमेंट ऑफ एच एंड यू, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हेस लॉ हम पढ़ेंगे नहीं इसमें क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एंट्रोपी से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ फ्री एनर्जी एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। तो ये जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद होती है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा हार्ट जरूर रिएक्ट करें। मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूं अगर वीडियो पसंद आती है तो हमें फीडबैक जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो। सबसे पहले समझेंगे हम सिस्टम और सराउंडिंग क्या होता है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है इसलिए हम जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। आपको बता दूं, किसी भी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, अगर आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो वो हमेशा सिस्टम रहेगा। जिस चीज को आप ऑब्जर्व करते हो वो हमेशा सिस्टम रहता है, और जो उसके बाकी साइड वाली चीजें होती है वो सारा क्या रहता है, सराउंडिंग रहता है। वो क्या रहता है, सारा सराउंडिंग रहता है। जैसे एग्जाम्पल लेता हूं मैं, मान लो आप अपने रूम पे बैठे हो, ठीक है। मान लो आप अपने रूम पे बैठे हो तो आप देख रहे होंगे, अभी आप क्या देख रहे हो, आप अपना फोन देख रहे हो, ठीक है। अभी आप अपना या तो फोन देख रहे होंगे या अपना लैपटॉप देख रहे होंगे, ठीक है। तो दोस्तों जिस चीज को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, मतलब फोन या लैपटॉप आप अभी आप देख रहे हो, तो ये सारी चीजें क्या हुई, आपके लिए हुई सिस्टम। ये सारी चीजें क्या है, सिस्टम। और बाकी रूम में जो भी आपके पास, मान लो बेड पड़े, बुक्स पड़ी है, फैन लगा है, लाइट्स है, ठीक है, वो सारी चीजें आपके लिए क्या हो जाएगी, सराउंडिंग हो जाएगी। मतलब जिस चीज को आप उस टाइम ऑब्जर्व कर रहे हो वो चीज आपके लिए सिस्टम होती है, और बाकी सारी चीजें जो अलग रहती है उसके अलावा वो सारी चीजें क्या होती है, सराउंडिंग रहती है। और हमारा यूनिवर्स किससे बना दोस्तों, सिस्टम, जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो और बाकी सारी चीजें, उन दोनों को मिला के क्या बना, हमारा यूनिवर्स बना है। तो हम टाइप्स ऑफ सिस्टम यहां पे पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम बता दो। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम किसको बोलते हैं, ओपन सिस्टम रहता है जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो सकती है। मैटर और एनर्जी दोनों क्या हो सकती है, एक्सचेंज हो सकती है। उसे हम क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम बोलते हैं। जिसमें सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, मैटर उसमें एक्सचेंज नहीं होता। दोस्तों बहुत याद रख लेना इस चीज को, मैटर एक्सचेंज नहीं होता तो वो सिस्टम क्या रहेगा, आपका क्लोज सिस्टम रहेगा। वहीं आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, जिसमें ना एनर्जी चेंज होती, ना मैटर चेंज हो सकता, एक्सचेंज हो सकता। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। ओपन सिस्टम का आपका एग्जांपल दे लो। मान लो आपने पानी गर्म कर रहे हो, ठीक है। अगर आप, जैसे आपने एक कोई पेन, ये दोस्तों पेन है आपका, ड्राइंग तो मेरी बहुत गंदी है, ये पेन मान लो इसको, ठीक है। तो ये आप अगर गर्म कर रहे हो तो क्या देख रहे हो दोस्तों, जब तक इस पेन में ढक्कन नहीं लगा तो मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है और हीट भी क्या हो रही है दोस्तों, एक्सचेंज हो रही है। तो ये सिस्टम आपका ओपन सिस्टम हो जाएगा। अगर आप इस पेन को क्या कर देते हो, बंद कर देते हो, ढक्कन लगा देते हो इस पेन पे, तो वो सिस्टम क्या बन जाएगा, आपका क्लोज सिस्टम बन जाएगा। क्योंकि उसमें हीट तो आपकी, देखो आपकी सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहे, वेपर्स एक्सचेंज नहीं हो रहे, मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहे, तो वो सिस्टम क्या रहता है, क्लोज सिस्टम रहता है। आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें ना आपके पास एनर्जी एक्सचेंज हो पाएगी, ना आपके पास मैटर एक्सचेंज हो पाएगा, तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहले मैं बताऊंगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हम किसको बोलते हैं। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो रहती है आपके पास, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपने याद रखना जिसमें
अमाउंट, और जो अमाउंट और साइज पे डिपेंड करती है दोस्तों। किस पे डिपेंड करती है? जो अमाउंट, अमाउंट और साइज, अमाउंट और साइज पे क्या करती है? डिपेंड करती है। अमाउंट और साइज पे क्या करती है दोस्तों? डिपेंड करती है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। हमेशा क्वेश्चन जो आता है आपको वो एग्जाम्पल से आता है। हमेशा जब भी क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम्पल से आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास मास है, ठीक है, तो मास का दोस्तों क्या अमाउंट भी होता है, ठीक है। आपको पता है यार, जो 2 किलो मास है, 3 किलो मास है, 4 kg मास है, 5 kg मास है, तो मास रहता है, मास का हमेशा क्या रहता है? अमाउंट रहता है। तो मास एक किसका एग्जांपल है? एक्सटेंसिव का एग्जांपल है। वहीं आपके पास वॉल्यूम, वॉल्यूम का भी आपके पास क्या अमाउंट रहता है कुछ, कि 2 लीटर वॉल्यूम है, 4 लीटर वॉल्यूम है, ठीक है, इतने मीटर क्यूब वॉल्यूम है, तो कुछ अमाउंट या साइज रहता है। तो ऐसी चीज को क्या बोलते हैं? हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। सबसे मेन एग्जांपल दोस्तों एंथैल्पी, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। एंथैल्पी स्पेलिंग थोड़ी सी मिस गलत होगी यहाँ पे। एंट्रोपी, एंथैल्पी, एंट्रोपी और हीट कैपेसिटी। एंथैल्पी, एंट्रोपी और हीट कैपेसिटी, ये तीनों एग्जांपल दोस्तों याद कर लेना। एंट्रोपी, एंथैल्पी और हीट कैपेसिटी, ये एग्जांपल किसके आपके पास? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल है। नेक्स्ट आपके पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी से बिल्कुल ऑपोजिट रहता है दोस्तों। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या रहती है आपके पास? इंटेंसिव, INTENSIVE, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी डज नॉट, क्या दोस्तों? डज नॉट डिपेंड, डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट और साइज। जो अमाउंट और साइज पे नहीं डिपेंड करती, अमाउंट और साइज पे नहीं डिपेंड करती, उसे क्या बोलते हैं? हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल एचपी टैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। एग्जाम्पल ही एचपी टैट में पूछे जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल रहता है आपके पास क्या रहेगा दोस्तों? जैसे एग्जाम्पल इसका टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या आपके पास? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब टेम्परेचर आपने देखा होगा, टेम्परेचर ऐसा थोड़ी बोलता कि 2 किलो टेम्परेचर कुछ उसका अमाउंट है, या उसका टेम्परेचर का कभी आपने साइज देखा कि ऐसा साइज है टेम्परेचर का? तो जिसका अमाउंट में, जिसका अमाउंट और साइज ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। सेम वैसी डेंसिटी, डेंसिटी। और ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल डेंसिटी। डेंसिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करता है। क्योंकि आपने देखा होगा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। और मास और वॉल्यूम दोनों ही दोस्तों आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। और आप सोचते हो कि डेंसिटी भी क्या होगी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, पर नहीं। डेंसिटी हमेशा कौन सी प्रॉपर्टी रहती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी रहती है। कौन सी प्रॉपर्टी रहती है दोस्तों? इंटेंसिव प्रॉपर्टी रहती है। क्यों इंटेंसिव प्रॉपर्टी रहती है? क्योंकि ये अमाउंट और साइज पे नहीं डिपेंड करती। डेंसिटी कभी भी अमाउंट और साइज पे डिपेंड नहीं करती। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वाटर है, ठीक है, वाटर का आपको पता है कि 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम आपके पास रहता है, ठीक है। तो आप क्या करते हो? वाटर को अगर आप पानी, अगर इस पे 4 डिग्री पे क्या होती है? सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है किसकी? वाटर की। अगर आप वही वाटर बॉटल में डालोगे तब भी डेंसिटी उतनी रहेगी। वही वाटर अगर आपके पास गिलास में डालोगे तब भी डेंसिटी वही रहेगी। तो अमाउंट और साइज पे नहीं डिपेंड करती कभी भी डेंसिटी। तो इसीलिए डेंसिटी किसका एग्जांपल आपके पास? इंटेंसिव का एग्जांपल है। और एक और एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या आपके पास हीट कैपेसिटी थी, हीट कैपेसिटी था यहाँ लिखा। तो हीट कैपेसिटी कौन सी आपके पास? एक्सटेंसिव का एग्जांपल था। पर यहाँ दोस्तों क्या लिखा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ भी आपको मेंशन कर देता हूँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी आपके पास किसका एग्जांपल है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल है। और पूछा हो सिर्फ हीट कैपेसिटी, तो ये आपके पास किसका एग्जांपल रहता है? एक्सटेंसिव का एग्जांपल रहता है। नेक्स्ट आपके पास टाइप्स ऑफ प्रोसेस। तो आई होप आपने पढ़ी भी होगी, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, ये आपने सुना भी होगा। तो एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इनको कि कौन कौन सी प्रोसेस रहती है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रहता है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर, जिसमें टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। जिसपे टेम्परेचर
क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। इसका एग्जांपल दोस्तों हमेशा याद रखना, रेफ्रिजरेटर या रेफ्रिजरेशन, GERATION। तो आपने देखा होगा जो रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर रहता है अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर, वो क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो वो क्या प्रोसेस है आपके पास, आइसोथर्मल प्रोसेस है। एक्सपेंशन ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे गैस एक्सपेंड कर रही है, एक्सपेंड ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो अगर गैस अपने आप से आपकी गैस एक्सपेंड कर रही है, तो वो किसका एग्जांपल है दोस्तों, आइसोथर्मल प्रोसेस का एग्जांपल है। नेक्स्ट आपके पास आइसोबारिक। तो बार दोस्तों किसकी यूनिट रहती है, बार रहती है आपके पास प्रेशर की यूनिट। तो आइसोबारिक में हम किसकी बात करते हैं, आइसो मैंने सेम, तो जिसमें क्या रहे, जिसमें आपका प्रेशर कांस्टेंट रहे, मतलब प्रेशर क्या रहे, सेम रहे, PRESSURE, प्रेशर क्या रहा है जिसमें कांस्टेंट रहे, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, आइसोबारिक प्रोसेस बोलते हैं। वहीं दोस्तों यहीं पे एक और आपको बता दूं, आइसोकोरिक। तो आइसोकोरिक में क्या रहता है आपके पास, वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, वो प्रोसेस क्या रहती है दोस्तों आपके पास, आइसोकोरिक प्रोसेस रहती है। नेक्स्ट दोस्तों, आपको नेक्स्ट बताने से पहले आपको ध्यान से इस प्रोसेस को सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये प्रोसेस, एडाबैटिक प्रोसेस, ADIABATIC, एडाबैटिक प्रोसेस। तो एडाबैटिक प्रोसेस क्या होती है दोस्तों, ध्यान से देखना, एडाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं होती, जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं होती, डज नॉट एक्सचेंज हीट एक्सचेंज नहीं होती दोस्तों, हिंदी में लिख देता हूं मैं, हीट एक्सचेंज नहीं होती। तो ऐसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, एडाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। इसका एग्जांपल आपने देखा होगा, आपने मिल्टन की बोतल देखी होगी सबने, ठीक है दोस्तों। तो मिल्टन की बोतल में क्या होता है कि अगर आप उसमें गर्म पानी डालोगे, तो उसमें पानी क्या रहता है, गर्म ही रहता है, मतलब वो अपनी हीट, मान लो ये क्या आपके पास मिल्टन की एक बॉटल है। तो दोस्तों ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है, प्लीज मेंशन, इधर मैं लिख देता हूँ इसको, मिल्टन, MILTON, मिल्टन की बॉटल है, ठीक है। अगर आपके पास मिल्टन की बॉटल में आपने क्या डाला, हॉट वाटर डाला, तो पानी क्या रहता है, गर्म रहता है। मतलब अगर जो अंदर का पानी है और जो बाहर की आपके पास टेम्परेचर है, हीट है, वो एक्सचेंज नहीं करता, ठीक है। वैसे वो पूरी तरीके से क्या एडाबैटिक नहीं होता, क्योंकि आपके 8 या 9 घंटे बाद वो ठंडा हो जाता पानी, या 10 घंटे बाद ठंडा हो जाएगा पानी, ठीक है। तो पूरी तरीके से नहीं होता, पर हम उसको क्या मान के चलते हैं कि वो एक प्रकार से क्या है, एडाबैटिक प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि उसमें हीट एक्सचेंज नहीं हो रही, जो अंदर अगर गर्म पानी डालोगे तो गर्म ही रहेगा, ठंडे डालोगे तो ठंडा ही रहेगा। तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एडाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। तो यही इंपॉर्टेंट है। सेम दोस्तों यहाँ पे क्लोज सिस्टम, आपको एक और कंफ्यूजन रहेगा यहाँ पे, क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम अभी हमने पढ़ा, उसमें हमने क्या पढ़ा कि जो क्लोज सिस्टम है वो एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है, तो क्लोज सिस्टम में हम एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, पर एडाबैटिक में हम एनर्जी एक्सचेंज नहीं करते हैं। तो ये रहता है आपके पास एडाबैटिक प्रोसेस। तो नेक्स्ट आपके पास डिफरेंस बिटवीन स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चन आपको आया, वो भी मैं बता दूंगा क्वेश्चन कौन सा आता है, एक ही क्वेश्चन इससे बनता है हमेशा। तो स्टेट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो आपके पास फाइनल और इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड करते हैं, मतलब वो पाथ पे डिपेंड नहीं करते, जो फाइनल वैल्यू आएगी और जो इनिशियल वैल्यू आएगी वो उसी पे ही डिपेंड करते हैं। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं हम, स्टेट फंक्शन बोलते हैं। वहीं दोस्तों पाथ फंक्शन क्या होते हैं, तो पाथ फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो आपके पास क्या पाथ पे डिपेंड करते हैं, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं हम, पाथ फंक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आता है इसका एग्जाम्पल से आता है, पाथ फंक्शन के एग्जाम्पल आपको लर्न होने चाहिए। पाथ एग्जाम्पल होते हैं आपका सिर्फ हीट और वर्क कभी भी आपके पास फाइनल और इनिशियल वैल्यू पे नहीं डिपेंड करते। वो किस पे डिपेंड करते हैं दोस्तों, पाथ पे डिपेंड करते हैं।
तो हीट और वर्क आपके पास किसके एग्जाम्पल है, पाथ फंक्शन के एग्जाम्पल है। और यही क्वेश्चन आपको एचपी टेट में आता है। थर्मोडाइनमिक्स से अगर कोई क्वेश्चन डालते हैं वो, तो ये वाला क्वेश्चन उनका फेवरेट क्वेश्चन है। आपने देखा प्रीवियस पेपर जब आप स्टडी करोगे तो आप देखोगे वहां पे कि ये वाला क्वेश्चन ही मैक्सिमम टाइम आया है। तो वैसे ही आपके पास एक और बता दूं, स्टेट फंक्शन के एग्जांपल, बाकी जो भी चीज बची आपके पास वो किसके एग्जांपल होंगे, स्टेट फंक्शन के एग्जांपल होंगे। जो कि जैसे आपका डेंसिटी हो गया, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, एंट्रोपी हो गया, ये सारे दोस्तों किसके एग्जांपल है आपके पास, स्टेट फंक्शन के एग्जांपल। क्योंकि जो इनकी वैल्यू है, स्टेट फंक्शन की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल पे डिपेंड करती है। याद रखना, हमेशा स्टेट फंक्शन की वैल्यू हमेशा किस पे डिपेंड करती है, फाइनल माइनस इनिशियल पे डिपेंड करती है। एक और क्वेश्चन यहीं पे आपको क्लियर कर देता हूं कि हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस होगी, जो भी रिवर्सिबल नहीं दोस्तों, जो भी साइक्लिक प्रोसेस होगी, रिवर्सिबल अभी रहने दो, ठीक है, रिवर्सिबल आपके लिए बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा। जो भी साइक्लिक प्रोसेस होगी उसमें स्टेट फंक्शन की वैल्यू हमेशा 0 होगी। जो भी साइक्लिक प्रोसेस आपके पास होगी उसमें स्टेट फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी। इसको एग्जांपल के साथ भी आपको समझाता हूं कि मान लो, क्योंकि जो आपका स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, फाइनल माइनस इनिशियल पे डिपेंड करती है। स्टेट फंक्शन की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, फाइनल माइनस इनिशियल पे डिपेंड करती है। तो आपका साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है, जो यहाँ मान लो यहाँ से वो स्टार्ट हुई, फिर से यहाँ से पूरा साइकिल करके वो फिर से कहाँ पहुंच गई, यहीं पहुंच गई, तो ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ। मतलब जो उसकी फाइनल पोजीशन थी, जो इसकी इनिशियल पोजीशन थी, वही उसकी क्या थी, फाइनल पोजीशन थी। मतलब फाइनल माइनस इनिशियल कितना आएगा, 0 आएगा। इसीलिए साइक्लिक प्रोसेस कभी भी हो किसी भी स्टेट फंक्शन की, वो क्या रहती है, हमेशा 0 रहती है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, आइसोकोरिक एक्सपेंशन। अच्छा, इसके बाद दोस्तों आपको वर्क डन कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, ये आपको यहाँ पे आपको मैंने कुछ वैल्यूज लिख रखी है जो कि इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हम ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि आपको एचपी टेट में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आता, तो ओवर बर्डन या एक्स्ट्रा बर्डन आप पे नहीं डालेंगे हम। जो इंपॉर्टेंट होगा हम वही इसमें आपको करवाएंगे। तो नेक्स्ट आपके पास आइसोकोरिक प्रोसेस। अच्छा, आइसोकोरिक से पहले मैं आपको बता दूं, हम फाइंड आउट करें वर्क डन हम बताएंगे आपको डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए। वर्क डन तो अभी प्रोसेसेस पढ़ी हमने, कौन सी पढ़ी, आइसोकोरिक पढ़ी, आइसोबारिक पढ़ी, आइसोथर्मल पढ़ी और एडियाबैटिक पढ़ी। तो इन चारों के लिए हम आपको वर्क डन निकालेंगे कि वर्क डन की वैल्यू क्या रहती है इन चारों के लिए। तो जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा हम वही आपको करवाएंगे, ऐसा एक्स्ट्रा हम कुछ भी आपको नहीं इसमें करवाने वाले। तो आपको बता दूं, आइसो सबसे पहले लेंगे हम आइसोकोरिक। और वर्क डन की वैल्यू क्या रहती है, हमेशा दोस्तों याद रखना, वर्क डन की वैल्यू का फॉर्मूला होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ठीक है दोस्तों, ये हमेशा फॉर्मूला रहता है वर्क डन का एट कांस्टेंट प्रेशर। यही आपको एक कॉन्सेप्ट और समझा दूं, इंपॉर्टेंट है वो वाला कॉन्सेप्ट। और जब भी गैस एक्सपेंड होगी, ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना, तो दोस्तों आपके पास वॉल्यूम क्या करेगा, मान लो एक कंटेनर आपके पास, यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक गैस है। अब गैस क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है। एक्सपेंड का मतलब है बढ़ रही है, तो गैस बढ़ेगी तो यहाँ क्या आएगी, ठीक है। अब वॉल्यूम क्या करेगा आपका दोस्तों, जल्दी से बताओ मुझे, वॉल्यूम क्या करेगा, वॉल्यूम भी क्या करेगा आपके पास, इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस में आएगी, पॉजिटिव आएगी, प्लस में आएगी। तो वॉल्यूम जब भी इंक्रीज करेगा वैल्यू किस में आएगी, प्लस में आएगी। तो जो वॉल्यूम की वैल्यू आएगी वो किस में आएगी दोस्तों, यहाँ पे पॉजिटिव आएगी। अगर वॉल्यूम की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो वर्क डन क्या है, वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, जल्दी से बताओ मैं, नेगेटिव। वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर नेगेटिव आ जाएगी। तो हमेशा याद रखना, जब भी गैस आपकी एक्सपेंड कर रही है, जब भी क्या कर रही है आपकी गैस एक्सपेंड कर रही है, तो वर्क डन क्या रहेगा, हमेशा नेगेटिव रहेगा। और जब भी दोस्तों अब रहेगा हम कंप्रेस करेगी, PRESSED, कंप्रेस करेगी। फिर से दोस्तों एक कंटेनर एक, ठीक है, यहाँ पे इतनी गैस थी, अब हमने क्या किया, कंप्रेस कर दी इसको। मतलब कंप्रेस का क्या मतलब होगा कि इसको हमने प्रेशर से क्या कर दिया, इतना दबा दिया। अब वॉल्यूम क्या हो गया इसका, वॉल्यूम क्या हो गया दोस्तों, गैस का वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। वॉल्यूम डिक्रीज का मतलब क्या, वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब फिर से कंप्रेशन,
यहाँ मैं हेडिंग डाल लेता हूँ कंप्रेशन। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, माइनस पी डेल्टा वी। अब वॉल्यूम की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पे जल्दी से बताओ मेरे को। अब वॉल्यूम डिक्रीज करा तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा आपके पास, नेगेटिव। वॉल्यूम क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो वर्क डन क्या आ जाएगा, माइनस पी पहले से था, मल्टीप्लाई फिर से माइनस वी, तो माइनस माइनस क्या बन जाता, प्लस बन जाता। तो वर्क डन की वैल्यू क्या आती है, हमेशा पॉजिटिव आती है। और जब भी आपके पास गैस कंप्रेस करेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जब भी गैस कंप्रेस करेगी आपके पास वर्क डन क्या आ जाएगा, जब भी गैस कंप्रेस करेगी तो वर्क डन हमेशा पॉजिटिव आएगा। और जब भी गैस एक्सपेंड करेगी तो वर्क डन हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको एचपी टेट में बन जाता है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्क डन की वैल्यू एक्सपेंशन में क्या रहती है। एक और इसका एग्जांपल भी आप ऐसे समझ सकते हैं कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, जब भी आपने वर्क डन सिस्टम पे किया तो आपके पास क्या आया, नेगेटिव आया। और जब भी वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ, सिस्टम के द्वारा किया गया, तो क्या आया आपके पास, पॉजिटिव आया। तो ऐसे भी आप लर्न कर सकते हैं। तो ये था आपके पास वर्क डन निकालने का फॉर्मूला। अब हम वर्क डन निकालेंगे डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए, वर्क डन निकालेंगे हम डिफरेंट प्रोसेस के लिए। तो इसको मैं आपको रब कर लेता हूं। तो वर्क डन ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस, वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेसेस, डिफरेंट प्रोसेसेस। तो दोस्तों इसमें लर्न करने का भी काफी है, तो आप भी लर्न, हमेशा कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको लर्न करनी पड़ेगी। सारी चीजें कई बार एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है, एक्सप्लेन अगर आपको समझ भी आ गए तब भी आपको क्या करनी पड़ती है, वो लर्न करनी पड़ती है। तो वर्क डन पहले लेंगे हम आइसोकोरिक के लिए, वर्क डन फॉर आइसोकोरिक। आइसोकोरिक क्या होता है दोस्तों, जल्दी से मुझे बताओ, जिसमें वॉल्यूम क्या रहता है आपके पास, वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मतलब वॉल्यूम की वैल्यू कितनी रहेगी दोस्तों, 0 रहेगी। अब निकालो वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहता है दोस्तों, W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या आ गई आपका, 0। तो 0 से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन कितना आएगा, हमेशा 0 आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपको, बताओ कि वर्क डन फाइंड आउट करो फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। तो वर्क डन कितना आता है आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, हमेशा 0 आता है। वैसे ही सेम आपके पास आइसोबारिक। अब हम पढ़ेंगे आइसोबारिक। आइसोबारिक का मतलब होता है क्या दोस्तों, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। जिसमें क्या कांस्टेंट रहता है, प्रेशर आपका क्या रहता है, उसमें कांस्टेंट रहता है। तो इसके लिए वर्क डन क्या होगा दोस्तों, तो वर्क डन का जो फार्मूला रहता है माइनस पी डेल्टा वी। तो इसमें दोस्तों पहले से पी क्या है आपके पास, कांस्टेंट ही है, तो यही इसका आइसोबारिक के लिए फार्मूला रहता है, W इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। इसमें कोई चेंज नहीं आता आइसोबारिक के लिए। तो नेक्स्ट आपके पास आइसोथर्मल, नेक्स्ट आपके पास आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल को हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। आइसोथर्मल हमारे पास दो टाइप के होते हैं, रिवर्सिबल आइसोथर्मल और नॉन रिवर्सिबल आइसोथर्मल। तो इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, रिवर्सिबल वाला ही आपने याद करना है। रिवर्सिबल फॉर आइसोथर्मल के लिए, रिवर्सिबल आइसोथर्मल। तो वर्क डन फॉर आइसोथर्मल, रिवर्सिबल भी दोस्तों आप रहने दो। वर्क डन फॉर आइसोथर्मल कितना रहता है, तो W इज इक्वल टू माइनस NRT लॉग, लॉग की वैल्यू दोस्तों LN इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। हमेशा याद रखना, जब भी इसको LN लिखा होगा तो उसको जब भी हम कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, LN जब भी लॉग होगा उसको जब भी हम LOG में कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2.303 से। तो ये वर्क डन कितना बन जाता है आपका, W इज इक्वल टू माइनस 2.303 NRT लॉग 10। अब ये नेचुरल लॉग में आ गया V2 अपॉन V1। ये हमारे पास फॉर्मूला रहता है वर्क डन फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए। कई जगह यहाँ पे ऐसे लिखा होता है माइनस 2.303 NRT लॉग P1 अपॉन P2। यहाँ पे दोस्तों V2 अपॉन V1 है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, V2 अपॉन V1, और यहाँ पे क्या है P1 अपॉन P2। इस बात का याद रखना। तो ये इक्वेशन आप लर्न कर लो, क्योंकि ये इक्वेशन आपके पास ड्राइव्ड होती है। हम डेरिवेशन से इस इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। तो डेरिवेशन कभी भी एग्जाम में आपको नहीं आती, आपको रिजल्ट ही पूछे जाते हैं। तो हमेशा याद रखना वर्क डन किसके लिए होता है, ये वाली इक्वेशन रहती है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो नेक्स्ट आपके पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए वर्क डन कितना रहता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके पास एक बार एग्जाम में आया हुआ है।
शायद नॉन मेडिकल वालों को ये क्वेश्चन आया था कि वर्क डन फॉर फ्री वर्क डन फॉर एडाबैटिक फ्री एक्सपेंशन के लिए। तो वर्क डन जब भी एडाबैटिक फ्री एक्सपेंशन के लिए निकालना रहता था तो हमेशा कितना आता है दोस्तों, 0 आता है। मैंने देखो कितना बड़ा 0 लिखा, हमेशा क्या आता है, 0 आता है। किसके लिए वर्क डन, किसके लिए एडाबैटिक एक्सपेंशन के लिए। वर्क डन फॉर, यहाँ पे दोस्तों मेंशन किया है मैंने, वर्क डन एंड एडाबैटिक फ्री एक्सपेंशन इज क्या रहता है दोस्तों, हमेशा 0 रहता है। तो यही आपके पास इंपॉर्टेंट है, वर्क डन इन एन एडाबैटिक फ्री एक्सपेंशन इज 0। तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। बाकी हम एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करेंगे, ये आपको कभी भी नहीं आने वाला। तो नेक्स्ट आपके पास इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। इंटरनल एनर्जी होती है टोटल एनर्जी कंटेन विद अ सिस्टम इंक्लूडिंग बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी किस में काउंट करते हैं, जो भी एनर्जी किसी भी सिस्टम के अंदर होगी उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी बोलेंगे। तो ये काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जो भी एनर्जी होती है उनको प्लस करके हमारे पास क्या निकल जाती है, इंटरनल एनर्जी निकल जाती है। तो ये इतना जरूरी नहीं है, जरूरी इससे क्या है कि इंटरनल एनर्जी जो है वो कौन सा फंक्शन है दोस्तों, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इंटरनल एनर्जी कौन सा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है आपके पास या पाथ फंक्शन है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दो। इंटरनल एनर्जी कौन सा फंक्शन है, तो पाथ फंक्शन हमेशा 2 ही रहते हैं। कौन कौन से, एक हीट और एक वर्क। तो इंटरनल एनर्जी कौन सा फंक्शन है आपके पास, स्टेट फंक्शन है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी कौन सी प्रॉपर्टी दोस्तों, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, जो इंटरनल एनर्जी है वो कौन सी प्रॉपर्टी है, जल्दी से मुझे बताओ, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव। तो इंटरनल एनर्जी जो रहती है आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी रहती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी रहती है। नेक्स्ट आपके पास कि इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों एक बार। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम किस से मेजर करते हैं, किस से मेजर करते हैं कि इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज हो रही है, उसको हम किस से मेजर करते हैं। तो इसका आंसर है आपके पास, उसको मेजर करते हैं हम बॉम्ब कैलोरीमीटर से। किससे मेजर करते हैं, बॉम्ब कैलोरीमीटर से। तो इतना भी आपको लर्न नहीं करना, कई बार ऑप्शन में कैलोरीमीटर ही दिया होता है कि इंटरनल एनर्जी को किससे हम मेजर करते हैं, तो कैलोरीमीटर से हम मेजर करते हैं। और इंटरनल एनर्जी को हम किससे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। यहाँ मैंने आपको मेंशन भी किया है, इंटरनल एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं, हम यू से डिनोट करते हैं। तो यही आपके पास इंटरनल एनर्जी से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पढ़ने वाले हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है, ये पहले आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक किस पे बेस है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बेस होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस रहता है आपके पास। कौन सा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ देते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ किस पे बेस है। तो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या रहती है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो यही आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी है। तो इससे इंपॉर्टेंट बस इतना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका आपको पता होना चाहिए क्या रहता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, डेल्टा यू। यू क्या है दोस्तों, इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। और यू क्या है इसमें, चेंज इन हीट एक्सचेंज। यू क्या है इसमें दोस्तों, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यू क्या है, इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्यू क्या है इसमें, हीट एक्सचेंज, हीट कैपेसिटी भी हम इसको बोलते हैं, हीट एक्सचेंज। और डब्ल्यू क्या है इसमें दोस्तों, वर्क डन। डब्ल्यू क्या है इसमें, वर्क डन है। और वर्क डन ऑन द सिस्टम, अभी भी मैंने आपको बताया, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है आपके पास
तो क्या आपके पास u की क्या वैल्यू हो जाएगी, q प्लस डब्ल्यू हो जाएगी। एक्सप्रेशन क्या था दोस्तों, यहाँ देख रहे होंगे आप, डेल्टा u इजकल टू q प्लस डब्ल्यू है। मतलब यहाँ पे वर्क डन क्या हो रहा है आपके पास, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, ऑन द सिस्टम हो रहा है। और जब भी वर्क डन ऑन द सिस्टम हो तो पॉजिटिव होता है हमेशा। और यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम जब भी हो रहा है मतलब वहां पे क्या होगा, q माइनस डब्ल्यू होगा। डेल्टा u इज इक्वल टू q माइनस डब्ल्यू। ऐसा नहीं कि हमेशा डेल्टा u इज इक्वल टू q प्लस डब्ल्यू होगा। q प्लस डब्ल्यू तब होगा जब वर्क ऑन द सिस्टम हो रहा होगा, और q माइनस डब्ल्यू तब होगा जब वर्क बाय द सिस्टम होगा। मतलब वर्क किस पे हो रहा है, सिस्टम पे हो रहा है। सिस्टम क्या चीज होती है, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। और वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब अब सिस्टम वर्क कर रहा है किस पे, सराउंडिंग पे, तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल भी लिया है कि व्हेन अ गैस इज कंप्रेस्ड वर्क डन ऑन द गैस। अब वर्क डन ऑन द गैस हो रहा है, तो वर्क डन ऑन द हो रहा है तो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी दोस्तों, फिर इंक्रीज हो जाती है। इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हमेशा गैस जब भी कॉम्प्रेस करेगी, कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, गैस जब भी कॉम्प्रेस्ड करेगी, तो गैस जब भी कॉम्प्रेस करती है आपके पास, अभी अभी बताया मैंने, तो वर्क क्या रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है। वर्क डन क्या रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है जब भी गैस क्या करती है, कॉम्प्रेस करती है। और वर्क डन जब भी पॉजिटिव रहता है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या करेगी, आपकी इंक्रीज करेगी। वहीं आपके पास अगर वर्क गैस एक्सपेंड कर रही है तो वर्क डन क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। तो इंटरनल एनर्जी भी क्या रहेगी आपके पास, डिक्रीज करेगी। तो नेक्स्ट आपके पास इंटरनल ही एनर्जी है, एंथैल्पी है। एक और कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, इंटरनल एनर्जी में मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था, आप भी अपनी इसमें लिख लो। इंटरनल एनर्जी, यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेना हमेशा, इंटरनल INTERNAL, इंटरनल एनर्जी जिसको हम U से डिनोट करते हैं। तो इंटरनल एनर्जी हमेशा सिर्फ डिपेंड ओनली टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कमीशन में ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है, टैट में क्वेश्चन ये 2-3 बार रिपीट हो चुका है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनल एनर्जी आपके पास किस पे डिपेंड करती है, तो इंटरनल एनर्जी आपके पास किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो नेक्स्ट आपके पास रहेगा एंथैल्पी। तो एंथैल्पी क्या होता है, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी, मतलब इंटरनल एनर्जी का सम, मतलब U प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रोडक्ट किसका, प्रेशर एंड वॉल्यूम का। तो इसको क्या बोलते हैं, हम एंथैल्पी बोलते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, हम H से डिनोट करते हैं। एंथैल्पी को हम किससे डिनोट करते हैं, H से डिनोट करते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रहता है इसका, H इज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल एनर्जी U प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके पास एंथैल्पी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रहता है। एक आधा क्वेश्चन इससे दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगली साइड में मैंने मेंशन नहीं किया है, तो यहीं आप इसको देख लो। अब हमेशा हम एंथैल्पी, जो एंथैल्पी एंट्रोपी रहती है आपके पास, इंटरनल एनर्जी है, उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते हम कभी नहीं। तो हम उसकी सिर्फ चेंज इन वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब उसका हम सिर्फ डेल्टा H निकाल सकते हैं। तो डेल्टा H होता है हमारे पास डेल्टा U प्लस P डेल्टा V के बराबर। किसके बराबर रहता है, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V के बराबर। आपने आइडियल गैस इक्वेशन सुनी होगी दोस्तों, PV हमेशा किसके बराबर रहता है, nRT के बराबर रहता है। PV किसके बराबर रहता है, nRT के बराबर रहता है। और यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखना, PV nRT के बराबर रहता है, तो P डेल्टा V किसके बराबर रहेगा आपके पास, तो P डेल्टा V आपके पास किसके बराबर रहता है, डेल्टा nRT के बराबर। किसके बराबर रहता है, डेल्टा nRT के बराबर। और डेल्टा N की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, डेल्टा N की वैल्यू निकालते हैं हम हमेशा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अभी आपको यहाँ पे क्वेश्चन दूंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, और यहाँ पे स्लाइड में मेंशन नहीं है, तो अपनी कॉपी और पेन हमेशा साथ रखे जब भी मैं आपको पढ़ाऊं, कॉपी पेन हमेशा साथ रखे। तो आपको बता दूं, अब P डेल्टा V की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे डेल्टा nRT की वैल्यू बढ़ा दी, तो मैंने यहाँ पे इस वैल्यू को क्या कर देना, पुट कर देना। तो हमारे पास एंथैल्पी की वैल्यू क्या बन जाएगी, एंथैल्पी की वैल्यू बन जाएगी डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N एट गैसियस फेज NG
आर टी। जी इसलिए मैंने लिखा क्योंकि हम बात किस में कर रहे हैं, गैस में बात कर रहे हैं। तो आपका डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी आ जाएगी। अब एन जी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, एन जी की वैल्यू हमेशा फाइंड आउट करते हैं प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं। तो एक न्यूमेरिकल आपको मैं दूंगा और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, न्यूमेरिकल से कभी नहीं घबराना। हमारा टारगेट इस बार 30 आउट ऑफ 30, तो एक भी आपका न्यूमेरिकल गलत नहीं होना चाहिए। तो आप न्यूमेरिकल से, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल दोस्तों, हार्डली आप देख के ही उसका आंसर बता दोगे, आपको कॉपी पेन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो न्यूमेरिकल आपके पास इस तरीके से कि एक न्यूमेरिकल दे रखा आपका PCl5, एक इक्वेशन दे रखी है आपका PCl5, उस वो किस में टूटती है हमेशा, PCl3 प्लस Cl2 में टूटती है। तो इसका फाइंड करना हमारे को डेल्टा एच की वैल्यू, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो डेल्टा एच क्या होता रहता है आपके पास, जल्दी से बताओ, डेल्टा एच रहता है आपके पास क्या, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे आप एन जी। एन जी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ये किसका फॉर्मूला आपके पास, एन जी फाइंड आउट करने का फार्मूला है। तो प्रोडक्ट कितने दोस्तों, यहाँ पे भी 1 मोल है, यहाँ पे भी 1 मोल है, तो प्रोडक्ट कितने इसके टोटल, प्रोडक्ट रहते इसके 2, माइनस रिएक्टेंट कितने दोस्तों, 1 ही मोल है यहाँ पे, तो 2 - 1 कितना आ गया 1। तो इसमें वैल्यू कितनी आ गई, डेल्टा एन जी की वैल्यू 1। तो इक्वेशन भर देंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आर टी। तो यही इसका आंसर रहेगा, डेल्टा यू प्लस आर टी। सेम आपको एक और न्यूमेरिकल देता हूँ, एक और आपको न्यूमेरिकल देता हूँ, इसको रब कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो एक न्यूमेरिकल है आपको फिर से यहाँ पे, तो न्यूमेरिकल है आपको कि इक्वेशन देता आपको H2 प्लस Br2, ये दोस्तों इक्विलिब्रियम का साइन रहता है, ये बनाते हैं आपके पास 2HBr। क्या बना रहे, ये 2HBr बना रहे। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर दो, इसमें डेल्टा एच की वैल्यू किसके बराबर होगी, जल्दी से इसका आंसर दो। तो डेल्टा एच क्या रहता है आपके पास, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो सबसे पहले आप डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालेंगे। डेल्टा एन जी की वैल्यू कैसे निकलती है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कितने दोस्तों इसमें 2, रिएक्टेंट कितने, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो रिएक्टेंट भी कितने 2 ही है, तो 2 - 2 कितनी आ जाएगी आपका 0 आ जाएगी। तो भर दो कोई वैल्यू, ठीक है, वैल्यू भर दो। तो वैल्यू भर देंगे तो क्या आ जाए आपके पास, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन जी की वैल्यू 0 × आर टी। तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो डेल्टा एच किसके बराबर आ गया आपका, डेल्टा यू के बराबर आ गया। तो कई बार इस टाइप का न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। सिंपल सा न्यूमेरिकल है दोस्तों, इतना मुश्किल नहीं है। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल है। आई होप आप सभी को ये समझ आ गया होगा। अगर आपको ये समझ आ गया तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा हार्ट जरूर रिएक्ट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस बार जो कंटेंट आपको लेके आए हैं वो ऐसा कंटेंट होगा कहीं भी आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलने वाला। जो हमारा कंटेंट रहेगा बिल्कुल फ्री हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, कोई इसके चार्जेस आपके नहीं लग रहे हैं। तो प्लीज दोस्तों एक छोटा सा सब्सक्राइब तो आई होप आप सभी कर सकते हो, क्योंकि हमारी बहुत मेहनत लग रही है आपको कंटेंट बनाने में, क्रिएट करने में, वीडियोस बनाने में, पीडीएफ बनाने में और फिर आपको फ्री में डिलीवर करने में। तो आई होप आप छोटा सा एक सब्सक्राइब तो हमें कर ही सकते हो। तो चलते हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये भी दोस्तों कई बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ चुका है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, इफ एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस द टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीज। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पे बेस है दोस्तों, तो ये बेस रहता है आपके पास एंट्रोपी पे। किस पे बेस रहता है, एंट्रोपी पे बेस रहता है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, ठीक है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पे बेस रहता है, हमेशा एंट्रोपी पे बेस रहता है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है। बाकी तो दोस्तों आई होप इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। आगे हम एंट्रोपी जब पढ़ेंगे इस वाली स्लाइड में तो उसमें आपको क्लियर करवा दूंगा जो भी इसमें रह जाता है। तो एंट्रोपी हमेशा याद रखना, जब भी डिसऑर्डरनेस की बात होगी, मतलब कहीं भी ऑर्डर क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, डिसऑर्डर हो रहा है, या रैंडमनेस की बात होगी, रैंडमनेस की बात होगी, तो हमेशा हम किसको लेते हैं, हम एंट्रोपी को लेते हैं, ठीक है। अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस इन ए सिस्टम,
मतलब एक प्रकार से डिसऑर्डर और रैंडमनेस को जो मेजर करता है हम उसे क्या बोलते हैं, हम एंट्रोपी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों एंट्रोपी का, एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी। इसका फॉर्मूला क्या रहता है दोस्तों, एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी। और यहीं से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी की यूनिट क्या होती है। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दो। हीट, क्यों क्या है इसमें दोस्तों हीट, तो हीट की यूनिट क्या होती है, हीट की यूनिट आपको पता होना चाहिए। हीट की यूनिट क्या रहती है, जूल रहती है। अपॉन टेम्परेचर की यूनिट क्या रहती है, केल्विन रहती है। तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी दोस्तों, जूल केल्विन इनवर्स। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिला है। तो एंट्रोपी की यूनिट क्या रहती है आपका, जूल केल्विन इनवर्स रहती है। तो एक और चीज आपको बता दूं, डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो। जब भी डेल्टा एस की वैल्यू जीरो से ज्यादा होगी, मतलब एक और आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं, स्लाइड साइड कर लेता हूं। अगर डेल्टा एस जब भी पॉजिटिव आएगा, डेल्टा एस जब भी पॉजिटिव आएगा, ये क्वेश्चन बनते हैं, तो हमेशा रिएक्शन कौन सी होगी, स्पॉन्टेनियस। और ये हमेशा पूछते कि कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है और कौन सी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। तो डेल्टा एस की वैल्यू जब भी पॉजिटिव होगी, मतलब पॉजिटिव कब होगी, जब भी डेल्टा एस की वैल्यू जीरो से क्या होगी, बड़ी होगी। जीरो से जब भी बड़ी होगी डेल्टा एस की वैल्यू, तो हमेशा रिएक्शन कौन सी होगी, पॉजिटिव होगी। और अगर डेल्टा एस की वैल्यू आपके पास जीरो से छोटी है, डेल्टा एस की वैल्यू किससे छोटी है, जीरो से छोटी है आपके पास, तो रिएक्शन होगी आपके पास नॉन स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन कौन सी होगी आपके पास, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। वहीं आपको एक और कॉन्सेप्ट रह जाता है दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट और रहता है आपके पास कि जब हम इसको लेंगे एक्सोथर्मिक। आपको जब भी बता दूं कि कोई रिएक्शन दी है C+O2, यहां दिया CO2, साथ में दिया डेल्टा H इज इक्वल टू -93.4 किलो जूल। जब भी डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव है, आपको बता दूं डेल्टा H की वैल्यू क्या थी, नेगेटिव है। तो जब भी डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो वो रिएक्शन कौन सी होगी, हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। वो रिएक्शन कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। और जब भी डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, जब भी डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो वो रिएक्शन हमेशा क्या होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। वो क्या होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। और एक और कॉन्सेप्ट यहीं से बन जाता है दोस्तों, हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगी, हमेशा स्पॉन्टेनियस होगी। और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। पर सारी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं होती, ये ध्यान रखना दोस्तों। कुछ रिएक्शन ऐसी एंडोथर्मिक होती है जो स्पॉन्टेनियस होती है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इसी कंफ्यूजन, क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूज हो रहे होंगे कौन सी स्पॉन्टेनियस है कौन सी नॉन स्पॉन्टेनियस है, कोई डेल्टा एस स्पॉन्टेनियस कब हो रहा है, डेल्टा एस नॉन स्पॉन्टेनियस कब हो रहा है। तो बहुत सारा बच्चों को क्या रहता है, इसमें कंफ्यूज रहता है। तो इसीलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक इक्वेशन आई जिसको बोलते हैं हम गिब्स फ्री एनर्जी। इससे आप बच्चों का सबका कंफ्यूज दूर हो जाएगा कि कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी और कौन सी नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो ये चीजें कौन बताता है, हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी बताता है। और इसकी डेफिनेशन रहती है, गिब्स फ्री की इक्वेशन से आप इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन ही इसमें इंपॉर्टेंट है। तो गिब्स फ्री की इक्वेशन रहती है आपका डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। जी मैंने क्या हो गया दोस्तों, गिब्स, जी मैंने क्या हो गया, गिब्स हो गया, ठीक है। डेल्टा एच मैंने क्या हो गया, जल्दी से बताओ दोस्तों, डेल्टा एच मैंने क्या होता है, अभी हम पीछे पढ़ के हटे। डेल्टा एच मैंने क्या रहता है आपके पास, जल्दी से दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि आप लोग कमेंट ही नहीं करते, इसलिए मुझे बार बार आपसे क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं, बार बार आपसे आंसर पूछने पड़ते हैं। हमने पीछे क्या पढ़ा ये सारा मुझे बार बार पूछना पड़ता है, और मैं हमेशा पूछता रहूंगा। ये ध्यान रखना दोस्तों, जितना मैं पूछूंगा उतना ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो डेल्टा एच हमने किसके लिए बोला था, एंथैल्पी। डेल्टा एच क्या रहता है, एंथैल्पी रहती है। टी क्या रहता है दोस्तों, टेम्परेचर रहता है। टी क्या है आपके पास, टेम्परेचर। और एस को किससे डिनोट करते हैं हम, एंट्रोपी। एस को किससे डिनोट करते हैं, एंट्रोपी। तो ये इक्वेशन किसने दी थी, हमारे को गिब्स ने दी थी। और इस इक्वेशन को हम गिब्स हेल्मोल्ट्ज, HELMOLTZ, स्पेलिंग देख लेना दोस्तों,
गिव्स हेमल्टोज रिएक्शन भी हम इसको बोलते हैं। HEL तो नहीं होना चाहिए, HELMHOL, एच स्पेलिंग देख लेना दोस्तों, शायद HELMOHLTZ कुछ ऐसे ऐसी स्पेलिंग होती है दोस्तों, अभी मुझे याद नहीं आ रही। गिव्स हेल्मोल्टज इसको इक्वेशन बोलते हैं। तो ये इक्वेशन हमारे को बताता है कि कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी और कौन सी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो दोस्तों हमेशा याद रखना, फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी सी बोरिंग रहती है हमेशा ही, बहुत चीजें इसमें लर्न करने की होती है, तो आप लर्न भी इसमें आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सारी चीजें समझ के करोगे। तो हमेशा आपको बता दूं ये वाला, अगर ये 3 चीजें मैंने जो लिखी है बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू, अगर डेल्टा जी की वैल्यू आपके पास नेगेटिव आ रही है, दोस्तों ध्यान सुना, अगर डेल्टा जी की वैल्यू आपके पास नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव कब आएगी, जब वो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी आपके पास 0 से छोटी होगी। अगर यही लिख देता हूं मैं आपको, डेल्टा जी की वैल्यू जब भी नेगेटिव आएगी, डेल्टा जी की वैल्यू जब भी नेगेटिव आएगी तो रिएक्शन रहेगी आपके पास स्पॉन्टेनियस, SPONTANEOUS, रिएक्शन रहेगी आपके पास स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव कब आएगी, पॉजिटिव तब आएगी जब वो 0 से बड़ी होगी, तो रिएक्शन रहेगी आपके पास नॉन स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन कौन सी रहेगी आपके पास, नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगी। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू आपके पास 0 आ गई तो रिएक्शन किस में, इक्विलिब्रियम में। तो ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमारे को कैसे निकलेगा कि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव कैसे आ रही है, तो ये कैसे निकल फाइंड आउट होता है, तो ये फाइंड आउट होता है आपके पास इक्वेशन से, मतलब डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो इसमें दोस्तों आपको एक चीज हमेशा याद रखना, ये वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, ये वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, अगर आपके पास एच की वैल्यू, अगर आपके पास एच की वैल्यू नेगेटिव है, अगर आपके पास एच की वैल्यू क्या है पहले से नेगेटिव है माइनस टी, और डेल्टा एस की वैल्यू क्या आ जाए आपके पास नेगेटिव आ जाए, डेल्टा एस की वैल्यू क्या आ जाए आपके पास नेगेटिव आ जाए, तो डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव ही आएगी। डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। क्या क्या मैंने बोला, अगर डेल्टा एच की वैल्यू क्या है नेगेटिव, देखो दोस्तों नेगेटिव ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव है तो माइनस माइनस हमेशा क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस, हमें नहीं, डेल्टा एस की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पे, पॉजिटिव होनी चाहिए। सॉरी दोस्तों कंफ्यूज हो गया, यहाँ पे डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। कई बार हमें क्या होता है कि पढ़ाते पढ़ाते हमारा ध्यान आपके पास लिखते हम कुछ और है बोलते कुछ और है, तो कई बार इंसानों से गलती हो जाती है, तो मेरे से तो वैसे भी बहुत होती है, तो प्लीज मुझे माफ कर देना अगर कोई भी मेरे से लिखने में गलती हो जाती है, क्योंकि अगर उसमें कुछ भी करेक्शन होगा तो मैं जब वीडियो चेक करता हूं तो उसमें आपको जरूर बता दूंगा या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा कि यहाँ पे करेक्शन कर लेना। आपको कभी भी गलत नहीं बताऊंगा, क्योंकि गलत अगर बताऊंगा तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो यहाँ पे डेल्टा एस की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, पॉजिटिव आएगी। तो पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा किस में आएगा, नेगेटिव में ही आएगा। तो नेगेटिव नेगेटिव अगर प्लस भी होंगे तो आंसर हमेशा किस में आएगा, जो बड़ा होगा, और बड़ा इनमें से कोई सा भी हो तो हमेशा आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में ही आएगा। तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, याद रखना दोस्तों, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव तब होगी जब हमारे पास डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। और एंट्रोपी डेल्टा एस क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। इसीलिए मैंने एक टेबल बना रखा आगे, और ये टेबल दोस्तों लर्न कर लेना। ये देखो यहाँ पे टेबल बना रखा है, और बहुत इंपॉर्टेंट टेबल। पहले जल्दी से इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट खींचो, स्क्रीनशॉट इस टेबल का ले लो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये। यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। देखो दोस्तों, यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। यहाँ पे डेल्टा एस की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव और डेल्टा एस की वैल्यू जब भी पॉजिटिव होगी तो डेल्टा जी हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और दोस्तों वो स्पॉन्टेनियस होगा एट ऑल टेम्परेचर पे। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। स्पॉन्टेनियस होगा वो ऑल टेम्परेचर पे। ये टी मैंने क्या है दोस्तों यहाँ पे, टेम्परेचर। तो स्पॉन्टेनियस रहेगा वो कौन से टेम्परेचर पे, सारे टेम्परेचर पे। अगली कंडीशन फिर से, डेल्टा जी क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। अगर डेल्टा एच फिर से क्या है, नेगेटिव है, पर यहाँ पे डेल्टा एस भी क्या है दोस्तों, नेगेटिव है। और डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ रही है, फिर से नेगेटिव आ रही है। तो डेल्टा जी की वैल्यू जब भी नेगेटिव आएगी स्पॉन्टेनियस आएगी।
क्या आएगी, स्पॉन्टेनियस आएगी। पर स्पॉन्टेनियस कब होगी, एट लो टेम्परेचर पे। ये याद रखना दोस्तों, ये बड़ा कंफ्यूज करता है बच्चों को, ठीक है। जब भी आपके पास डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो स्पॉन्टेनियस वो सारे टेम्परेचर पे होगा, स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। पर अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है तब भी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो स्पॉन्टेनियस सिर्फ लो टेम्परेचर पे होगा, ध्यान रखना दोस्तों। अब बात आई पॉजिटिव की, डेल्टा एच की वैल्यू जब भी पॉजिटिव है और डेल्टा एस की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव ही आ रही है, और डेल्टा जी की वैल्यू भी क्या आ रही है दोस्तों, पॉजिटिव आ रही है, तो वो स्पॉन्टेनियस होगा एट हाई टेम्परेचर पे। स्पॉन्टेनियस किस पे होगा, हाई टेम्परेचर पे। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को। कई बार क्या करते हैं वो, ये चारों ऑप्शन में दे देते हैं, या ये लिखा होता है स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। तो इससे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो जो आज मैं टेबल ये वाला लेके आया हूँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। तो अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, बस इतना याद करना हमने, और डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, और आंसर किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, तो डेल्टा जी जब भी ऑलवेज पॉजिटिव इज नेवर स्पॉन्टेनियस, तो ये क्या रहता है, हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस रहता है। तो इसके मैंने एग्जांपल दे रखे हैं आपका, मेल्टिंग ऑफ आइस, गैस एड्सॉर्प्शन, कंबशन, तो ये इसके एग्जांपल, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो ये टेबल अपने पास लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, बताना ये आपको लर्न करना ही पड़ेगा कि स्पॉन्टेनियस कब रहेगी, वो नॉन स्पॉन्टेनियस। हमेशा याद रखना डेल्टा जी की वैल्यू, एक कॉन्सेप्ट ये याद रखना कि डेल्टा जी की वैल्यू जब भी आपके पास नेगेटिव आए तो वो क्या रहेगी, स्पॉन्टेनियस रहेगी। और डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव दो तरीकों से आ सकती है, या तो आपका डेल्टा एच नेगेटिव हो, डेल्टा एच तो हमेशा नेगेटिव ही रहना चाहिए, डेल्टा एच आपके पास नेगेटिव ही है, ये क्या है डेल्टा एच, और ये क्या है डेल्टा एस। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव है, तो स्पॉन्टेनियस वो ऑल टेम्परेचर पे होगा। और डेल्टा एच भी नेगेटिव और डेल्टा एस भी क्या है दोस्तों, नेगेटिव है, तब भी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो स्पॉन्टेनियस होगा लो टेम्परेचर पे। स्पॉन्टेनियस किस पे होगा, लो टेम्परेचर पे होगा। वहीं अब फिर से ले लेते हैं दोस्तों, डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव आ रही है, डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। पर पॉजिटिव पे वो दोस्तों नॉन स्पॉन्टेनियस रहता है, पर एक कंडीशन ऐसी होती है कि ये डेल्टा एच भी आपका क्या है, पॉजिटिव है, और डेल्टा एस भी क्या है आपके पास, पॉजिटिव है। डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस होगा किस पे, हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे। और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है, मतलब डेल्टा एच क्या आपके पास पॉजिटिव और डेल्टा एस क्या नेगेटिव है, तब आंसर डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, पॉजिटिव आ रही है, तो वो क्या रहेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा। तो यही था आपके पास। अब पढ़ेंगे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। तो आई होप आप सभी ने ये पढ़ा भी होगा, तो मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि आई होप बहुत छोटा सा टॉपिक है, कंडक्शन, कंडक्शन, और इससे दोस्तों डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है, कन्वेंशन, कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन। कंडक्शन हमेशा सॉलिड में होता है, पहली बात, कंडक्शन हमेशा क्या रहता है, सॉलिड में रहता है, जिसमें हीट ट्रांसफर होती है ड्यू टू कोलोजन, ड्यू टू कोलोजन, COLLOSION। तो हीट ट्रांसफर क्या होती है, ड्यू टू कोलोजन होती है, ठीक है। जैसे कि आपने एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे जैसे आप एग्जांपल इसका दोस्तों अभी मेरे को लर्न नहीं आ रहा, जैसे एक गैस है, ठीक है, गैस पे आपने क्या रखा है, एक पतीला रखा है, मेरे को यही एग्जांपल आता है दोस्तों, ये मेरा फेवरेट एग्जांपल है, गैस पे कुछ भी चढ़ा दो आप, बस वो आपकी केमिस्ट्री बन जाती है। गैस पे क्या रखा आपने, एक पतीला रखा है, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों कि गर्म तो ये चीज हो रही है, गर्म तो इसकी कौन सी चीज होती है, नीचे वाली चीज होती है पतीले की, गरम, आपके पास गरम तो कौन सी चीज होगी, ये वाली चीज होगी, पर उसका हैंडल भी क्या हो जाता है दोस्तों, हमारे पास गर्म हो जाता है, उसका हैंडल भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो हैंडल किसकी वजह से गर्म होता है, वहां पे कंडक्शन की वजह से। क्यों, क्योंकि जो हीट ट्रांसफर होती है सॉलिड है, ठीक है, तो हीट ट्रांसफर कैसे होती है, देखो सॉलिड है तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक ऐसे क्लोजली पैकेड होते हैं, तो हीट क्या होती है दोस्तों, इस मॉलिक्यूल्स में पहले इसमें टकराती है, फिर इसमें टकराती है, फिर इसमें टकराती है, फिर इसमें टकरा, तो ऐसे इसमें हीट ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ हीट कैसे होता है, ऐसे, तो हीट ऑफ ट्रांसफर क्या हो रहा है, ड्यू टू कोलोजन हो रहा है। तो ये किसका एग्जांपल है, आपका कंडक्शन का एग्जांपल है। नेक्स्ट आपका कन्वेंशन। तो कन्वेक्शन हमेशा किस में होती है, लिक्विड में होती है, मैक्सिमम कंडक्शन जो कन्वेंशन होती है आपका लिक्विड गैसेस, गैसेस में आपके पास होती है, फ्लूइड में होती है।
तो जैसे बॉइलिंग वाटर, हॉट वाटर राइज वाइल कूलर वाटर सिंक्स, ठीक है। तो एक कन्वेंशन क्या होता है, कन्वेंशन आपको बता दूं कि कई बार क्या होता है, यहाँ पे आग यहाँ लगी है, पर इसका जो बाहर वाला टेम्परेचर होता है, यहाँ वाला जब अगर आप यहाँ पे हाथ रखोगे अपना, तो वो भी क्या हो जाता है दोस्तों, गर्म हो जाता है। यहाँ वाला टेम्परेचर भी क्या हो जाता है आपके पास, गर्म हो जाता है। जैसे आप दूर से आग सेकते हो, ठीक है, घर पे आग तो सभी सेकते होंगे, ठीक है, हीटर सभी सेकते, तो आप ऐसा थोड़ी कि आप हीटर को टच कर रहे हो तब आप अब हीटर सेक रहे हो। आप क्या करते, दूर से हीटर को सेकते, तो वो जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो कौन सा ट्रांसफर हो रहा है, कन्वेंशन हो रहा है, वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो इसको क्या बोलते हैं हम, कन्वेंशन बोलते हैं। नेक्स्ट आपके पास रेडिएशन। रेडिएशन होती है जैसे आपके पास ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे आपके पास सनलाइट है, सनलाइट सूर्य की रोशनी, आप धूप में बैठते हो ठंड में, ठीक है, आप क्या करते हो, सूरज को आप अपने पीठ की तरह पीठ सूरज की तरफ को करते हो, तो आपकी क्या हो जाती है, बॉडी गर्म हो जाती है। बॉडी अगर सूरज बाहर रखोगे तो आपकी बॉडी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। वो किसकी वजह से हो रही है, रेडिएशन की वजह से हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से हो रही है। तो ये आपके पास रेडिएशन होता है। तो तीनों चीजों के आपको एग्जाम्पल, ठीक है दोस्तों, कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन, इसके कई बार आपको एग्जाम में एग्जाम्पल दिया होता है कि टाइलें गर्म हो जाती है, किसकी वजह से होती है, कंडक्शन होता है, उसमें कन्वेंशन होता है, रेडिएशन होता है। आपका हैंडल गर्म हो जाता है कि किसी भी, अगर आप किसी भी चीज को, सब्सटेंस को या किसी भी थिंग्स को आप क्या गैस पे रख रहे हो तो उसका हैंडल गर्म हो रहा है, तो किसका एग्जाम्पल आपका, कंडक्शन, कन्वेंशन, रेडिएशन, किसका एग्जाम्पल हो। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं खत्म होती है दोस्तों। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई है तो जल्दी से, अगर कंटेंट पसंद आया तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा हार्ट जरूर रिएक्ट करें, हमें फीडबैक जरूर दे दोस्तों। मैं हर अपनी वीडियो में बोलता हूं, अगर आपको वीडियो अच्छी भी नहीं लग रही तब भी हमें फीडबैक दे, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तब भी हमें फीडबैक दे। कंटेंट आपको हम ऐसा लेके आएंगे कि कोई भी यूट्यूब चैनल पे आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा एचपी टैट के लिए। तो दोस्तों हम बिल्कुल आपको वेल डिफाइंड कंटेंट लेके आएंगे, और आपका हमारा टारगेट है आपके नंबर 30 आउट ऑफ 30 केमिस्ट्री में आएंगे। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आजकल आप अब हमारे चैनल को शेयर भी दोस्तों नहीं कर रहे, तो अपने दोस्तों तक हमारे चैनल को शेयर भी करें। अगर आपको हमारी फिजिक्स की प्लेलिस्ट अच्छी लग रही हो तो फिजिक्स की प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हो, वहां पे आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाए गए हैं। बायो का कंटेंट भी हम आपके लिए लेके आए हैं, बायो का कंटेंट भी आप देख सकते हैं। प्रीवियस पेपर्स हमने आपको सॉल्व करवा रखे हैं। मैथ्स का आपको ऐसा कंटेंट है दोस्तों, जो भी आपको टॉपिक कराया गया है उसके साथ ही आपको क्वेश्चन मैथ के सॉल्व करवाए गए हैं। तो हर एक जो कंटेंट रहता है हमारा बिल्कुल वेल डिफाइंड एचपी टैट के लिए रहता है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।